Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today is the part 2 of the lecture series of stability of complexes, and in this particular lecture we will discuss about factors affecting stability of complexes. And all these lectures belong to the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. The material has been sourced from the book Selected Topics of Inorganic Chemistry by G.T. Tully. वन का प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने काइनेटिक स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी यानी कि लिबाइलनेस एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमने स्टडी की थी। और वो हमने पहले बसेलो की बुक से उन फैक्टर्स को पढ़ा था, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ हमने जी.टी. टुल्ली में वो पढ़ा था। यहाँ पर जो अब हमारा टॉपिक है ये है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और ये स्टेबिलिटी, रियल स्टेबिलिटी जो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये उससे रिलेटेड है कि कॉम्प्लेक्स कितना स्ट्रांगली हेल्ड करता है मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्ड, और कितना वीकली हेल्ड करता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड। तो उस स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, कुछ ऐसे और फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वही फैक्टर है कि हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, उसमें अब हम ज्योमेट्री को डिस्कस नहीं करेंगे। वो जो ज्योमेट्री की डिस्कशन थी वो थी काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी या लिबाइलनेस एंड इनर्टनेस में। यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो 4 कोऑर्डिनेटेड हैं, 5 कोऑर्डिनेटेड हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड हैं, उन सब की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात। सबसे पहले हम मेटल के फैक्टर्स देखते हैं, और मेटल में है चार्ज एंड साइज। तो मेटल पर जितना चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, उतना ही वो लिगेंड को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल जो है वो बॉन्ड बनेगा। तो उसकी यहाँ पर एग्जांपल है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो अगर आप देखें चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन साइज़ जो है वो नीचे को बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब साइज़ नीचे को बढ़ेगा तो ओवरऑल जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो कम हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे हम नीचे को आ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो इस तरह जो स्टेबिलिटी की फैक्टर है वो भी कम हो रहा है। दूसरी जो इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि अगर हम यहाँ पर मेटल को सेम रखें और जस्ट चार्ज की बात करें, साइज़ की बात ना करें, यहाँ पर हम साइज़ की बात कर रहे थे। तो इफ़ यू सी कि +2 चार्ज की स्टेबिलिटी है 8.3, लेकिन जो +3 की स्टेबिलिटी है वो है 31, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। सिमिलरली दिस इज़ द केस विद कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो +2 वाले की स्टेबिलिटी कम है, लेकिन जो +3 वाले हैं उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो एक फैक्टर जो है चार्ज एंड साइज़ वाला फैक्टर है, और उसमें हम एक में हमने बात की है चार्ज की, और उसमें दूसरे की हमने बात की है साइज़ की। सिमिलर इज़ द केस विद दिस के थर्ड जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं चार्ज टू साइज़ रेशो, ठीक है। इसमें हम दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे, और अगर हम देखें कि जितनी चार्ज ओवर साइज़ रेशो जो है वो ज़्यादा होगी, उतना ही आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। और इस चार्ज ओवर साइज़ रेशो को हम चार्ज डेंसिटी जो है उसके साथ भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इसमें नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है कि ये ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड जो है वो यही है। तो अगर आप देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो जितनी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका दैट विल बी मोर स्टेबल, और जितनी चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होगी, उतना ही जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल होगा। इसके बाद ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये आपने छोड़ देने हैं, लीव इट। नेक्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पर वो है ये कि मेटल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन जो है ये चार्ट एंड ऑरलैंड ने की थी। एक जो मेटल
की टाइप है वो है क्लास ए, और एक जो मेटल की टाइप है वो है क्लास बी। जो मेटल क्लास ए है उसमें जो मेटल एटम्स हैं वो होंगे स्मॉल साइज मेटल एटम्स, वेयर एज जो क्लास बी मेटल एटम्स हैं ये होंगे लार्ज साइज मेटल एटम्स। तो देखा यह गया है कि जो स्मॉल साइज मेटल एटम्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग डोनेटिंग एटम्स रादर दैन देयर हायर कॉन्जेनर्स, whereas जो class B metals हैं they form more stable complexes with higher congeners or higher size ligands as compared to the ligands which have smaller size atoms। तो इसका जो रिलेशन है ये आपने एक पढ़ा होगा फैक्टर एसिड बेस थ्योरी में भी, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली जो क्लास ए मेटल्स होती हैं दीज आर हार्ड एसिड्स एंड दे प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस। इसी तरह जो क्लास बी मेटल्स होंगी दे विल बी सॉफ्ट एसिड्स एंड दे विल प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। तो इस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की वजह से जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है। इसके पीछे एक और भी फैक्टर है, उस फैक्टर को हम कहते हैं कोवलेंट करैक्टर, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ होती हैं इनमें ये जो लिगेंड एटम्स होते हैं इनमें कोवलेंट करैक्टर कम होता है, इसीलिए ये लेस कोवलेंट करैक्टर वाले मेटल्स के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं। लेकिन ये जो क्लास बी मेटल्स होते हैं इनमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है एंड दे विल प्रेफर टू कंबाइन विद मोर कोवलेंट करैक्टर कंटेनिंग लिगेंड्स। तो इस वजह से हम ये इन दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। और कुछ जो है वो मेटल्स बॉर्डर लाइन भी होती हैं, उनका बिहेवियर। थर्ड जो टाइप है वो है ये कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल जो है वो बॉन्ड बनेगा। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं दीज आर ऑल रिलेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एंड अगेन रिमेंबर दैट कि इसमें हमने कोई ज्योमेट्री की डिस्कशन नहीं की बिकॉज वी आर डीलिंग विद थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जिसमें कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ जस्ट द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। जो फैक्टर्स मेटल और लिगेंड के दरमियान अट्रैक्शन को फेवर करेंगे दे विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और वो फैक्टर्स जो कि मेटल एंड लिगेंड के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जो हिंड्रेंस काज करेंगे दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अनस्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के केस में भी यही है कि जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही लिगेंड पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, उतना ही वो मेटल के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसमें एक अदर फैक्टर भी है, वो ये है कि जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ही क्लोज अप्रोच होगी लिगेंड की मेटल के साथ और उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड जो है वही फैक्टर है चार्ज डेंसिटी वाला, कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी लिगेंड की भी उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्लोराइड है लिगेंड और यहाँ पर क्लोराइड है, तो फ्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी मोर स्टेबल दैट ऑफ क्लोराइड। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स। सेकंड जो फैक्टर है वो है बेसिक करैक्टर ऑफ द लिगेंड। बेसिक करैक्टर की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसको कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब अगर आप देखें कि हम कंपैरिजन करते हैं तीन स्पीशीज़ का, उनमें एक है अमोनिया और एक है वाटर और एक है HF। तो हम के अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और फ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर हैं। तो बेसिक करैक्टर तो HF का ज़्यादा है। सो HF को ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए विद मेटल के साथ, लेकिन इसके ऑपोजिट होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स जो है वो अमोनिया के साथ बनता है, फिर वाटर के साथ और फिर HF के साथ। उसकी वजह क्या है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है तो इसी ने डोनेट होना है टुवर्ड्स मेटल, वेयर एज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स जो हैं उनके दरमियान आपस में कंपटीशन हो जाता है कि कभी ये वाला
लोन पेयर ट्राई करेगा मेटल के साथ ओवरलैप करने के लिए और कभी दूसरा। उससे होगा क्या कि जब इनके दरमियान कंपटीशन होगा तो ओवरऑल डोनेशन पावर लेस हो जाएगी। फ्लोराइड के केस में और सिचुएशन वर्स है कि यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हैं, 3 के दरमियान कंपटीशन होगा कि एक लोन पेयर चाहेगा कि वो मेटल के साथ ओवरलैप करे, दूसरा भी इसी ट्राई में होगा और तीसरा भी। जब 3 के दरमियान कंपटीशन होगा तो ओवरऑल डोनेशन जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से होता क्या है कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है, तो वो ऑब्वियस बात है कि एक लोन पेयर है तो उसी ने ओवरलैप करना है, तो अमोनिया की डोनेशन पावर ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड HF। सो दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि अमोनिया इज़ फॉर्मिंग मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड HF। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें, अगेन इनमें से डिपेंड करेगा कि चार्ज टू साइज रेशियो किसकी ज़्यादा है। वो फ्लोराइड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो फ्लोराइड को स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए और होता भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये रखना है कि जब हम इनकी बात करेंगे तो वी शुड रिमेंबर द अदर फैक्टर कि मेटल कौन सी है। अगर आपकी मेटल ए टाइप है जो कि हार्ड आपका एसिड है तो ये हार्ड बेस के तौर पर रिएक्ट करेगी और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लेकिन अगर आपकी मेटल जो है वो सॉफ्ट एसिड है तो वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करके जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो ये आपने इस केस में ख्याल रखना है थोड़ा सा। तीसरा जो इफ़ेक्ट है उसको हम कहते हैं किलेट इफ़ेक्ट। किलेट जो है वर्ड है ये कील से निकला है और ये ग्रीक वर्ड है। कील का मतलब होता है प्लग करना, च्यू करना। तो इसमें क्या होता है कि एक रिंग बन जाता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, तो उस रिंग्ड कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं किलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियस ही बात है वो लिगेंड जो कि किलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप यहाँ पर देखें ये अमोनिया है सिंपल विच इज़ अ नॉन किलेटेड लिगेंड। इसने एक नाइट्रोजन इस वाले से ही अटैच किया हुआ है निकल को, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इथाइलिन डाइमीन देखें और ये इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ से भी इस नाइट्रोजन से भी प्लग किया हुआ है मेटल का और इससे भी, जिससे रिंग बन जाता है। अब ये निकल और इथाइलिन का ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। एक मेंबर जो है वो निकल होगी, दूसरा मेंबर जो है वो नाइट्रोजन है, थर्ड मेंबर दिस कार्बन, फोर्थ मेंबर दिस कार्बन एंड फिफ्थ मेंबर दिस नाइट्रोजन। तो जाहिर है जितनी ज़्यादा जगह से अटैच होगी मेटल उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि सिंपल अमोनिया का जो स्टेबिलिटी है वो 12.7 है, इथाइलिन जो है वो 19.7 और ट्राई इथाइलिन डाइमीन इसमें और ज़्यादा साइड्स आ जाती हैं तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आप देख रहे हैं EDTA के केस में आपके बहुत ज़्यादा रिंग्स बनते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा है। तो इस तरह जितना रिंग्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उतना ही मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। इस किलेट इफ़ेक्ट में एक और चीज़ भी है जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे और वो ये एंट्रोपी इफ़ेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे डेल G माइनस RT लॉग नेचुरल ऑफ B ये एक इक्वेशन है और ये फिर इक्वेशन जो है इसके भी कॉरस्पॉन्ड है विच इज़ डेल H इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। डेल G जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल H जो है ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, T इज़ द टेम्परेचर एंड डेल S जो है ये एंट्रोपी है। डेल G जो है इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जितनी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी इट मीन्स कि उतना ही वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए इस गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। अब वो नेगेटिव कैसे होगी कि या तो एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो या ओवरऑल आंसर जो है वो नेगेटिव हो। अब अगर आप देखें ये फैक्टर है माइनस T डेल S, तो जितना ये डेल S पॉजिटिव होगा उतना ही ओवरऑल फैक्टर नेगेटिव होगा और उतनी ही डेल G नेगेटिव होगी और उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो या आप एंथैल्पी नेगेटिव हो या आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो, डेल S इज़ द एंट्रोपी। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द रिएक्शन। तो जितनी किसी रिएक्शन में
एंट्रोपी पॉजिटिव होगी उतनी ही डेल जी जो है वो नेगेटिव होगी और उतना ही वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये दो फैक्टर्स यहाँ पर कंपेयर किए गए हैं, तो यहाँ पर देखें ये नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स है और उसमें डेल जी की वैल्यू आ रही है -37, वेयर एज जो आपका किलेटेड कॉम्प्लेक्स है इथाइलिन डाइअमीन, तो उसमें जो वैल्यू आ रही है वो है -60.7। अब अगर आप देखें इन दोनों की एंथैल्पी में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, इसकी -57.3 है और इसकी -56.3 है। एक्चुअल जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है एंट्रोपी का। यहाँ पर अगर आप देखें -67.3 है और यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो 14.1 है, एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये डेल जी जो है वो इस केस में ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। और यहाँ पर आप लॉग भी, आप स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है और उसका हमें पता चलता है कि एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है कि द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन द ग्रेटर इन द इंक्रीज इन एंट्रोपी। और वो डिसऑर्डर कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम देखते हैं इस इक्वेशन में। अगर आप देखें कि ये मेटल है और उसके साथ ये जो 6 वाटर के लिगेंड हैं और एक इथाइलिन डाइअमीन है, तो इस रिएक्शन में एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट में। एक मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स का और एक मॉलिक्यूल जो है वो इथाइलिन डाइअमीन का। लेकिन आफ्टर रिएक्शन 2 वाटर निकल जाएंगे और उसकी जगह एक इथाइलिन डाइअमीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। प्रोडक्ट में हैं अब 3 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका इस कॉम्प्लेक्स का है। तो शुरू में रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, लेकिन प्रोडक्ट में बन रहे हैं 3। तो इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। वजह क्या है इसकी? देखें 2 मॉलिक्यूल्स की अपनी अरेंजमेंट होगी, लेकिन जब 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो पूरा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी रैंडमनेस में इजाफा होगा, वो इंक्रीज होगी उसकी सिचुएशन। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इसको लिंक करते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज़ मोर स्टेबल। सिजिविक जो था उसने एक एंट्रोपी की और ज़्यादा एक बेटर वे से एक्सप्लेनेशन की है इस फैक्टर को कि क्यों किलेटेड कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उसका उसने रीज़न ये दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा कि इस इथाइलिन डाइअमीन ने 2 साइड से जो है वो मेटल को अटैच किया हुआ है। तो अगर एक साइड ब्रेक कर भी जाए तो दूसरी साइड जो है वो मेटल के साथ अटैच रहेगी। तो लिगेंड जो है वो ब्रेक करने के बाद भी मेटल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, एक जगह से तो अटैच है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से डीअटैचमेंट हुई है वो लिगेंड दोबारा उससे अटैच रह जाए। लेकिन ऐसे लिगेंड्स जो हैं जिनमें फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, जब ये एक दफ़ा ब्रेक कर जाएगा तो बाद में इसको अटैचमेंट के लिए जो है वो जगह नहीं मिलेगी, ये जो है वो सोल्यूशन में कहीं चला जाएगा और फिर दोबारा चांस इतना ज़्यादा नहीं है कि ये दोबारा मेटल के साथ बॉन्ड बना ले। सो दैट इज़ वाई किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस अगर ब्रेक कर भी जाएँ तो इनमें ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा मेटल के साथ बॉन्ड बन जाएगा। वेयर एज जो अनकिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें एक दफ़ा बॉन्ड बन जाए, ब्रेक कर जाए तो दोबारा ये चांस नहीं है कि वो बॉन्ड जो है वो दोबारा बने। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस की 3 है, एक ये है इथाइलिन डाइअमीन, एक ये है और एक ये है। ये फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड ब्रेक भी कर जाए तो इस केस में तो आप देखें कि ये चांस है कि ये दोबारा बन जाएगा। लेकिन अमोनिया अगर यहाँ पर होता तो वो सिंगल पॉइंट अटैचमेंट थी तो वो सोल्यूशन में कहीं चले जाना था और उसका चांस जो था वो कम था। थर्ड फैक्टर है किलेट रिंग साइज। ये भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि ये जो आपका किलेटेड रिंग बना है इसका साइज जो है वो क्या है। ठीक है, इसकी हम बात करें कि अगर तो नंबर ऑफ किलेटेड रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किलेटेड रिंग्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है।
तो अगर यहाँ पर 3 रिंग है, इसकी जगह 4, 5 या 6 रिंग्स होते तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़नी थी। जैसे कि EDTA में और ज़्यादा रिंग्स बनते हैं, तो EDTA इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द कम्प्लेक्स, जिसमें कि इथाइलिन डाइमीन जो है वो आपका लिगेंड के तौर पर वर्क कर रहा है। लेकिन ये तो होगी नंबर ऑफ रिंग्स। आगे है कि उनका साइज। अब अगर आप देखेंगे कि जो 4 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो बड़े लेस होते हैं, 3 मेंबर्स और ज़्यादा स्टेबल होंगे। जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर आप देखें कि ये है 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 मेंबर्ड होता तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबल होना था, ठीक है। और इसी तरह अगर ये 6 मेंबर्ड होता तो ये 4 मेंबर से ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल होना। उसकी वजह क्या है कि इनमें जब 4 मेंबर होंगे तो इनमें जब ये क्लोज आएंगे तो आपस में भी रिपल्शन हो सकती है, ठीक है। तो आपस में रिपल्शन होने की वजह से उसमें स्ट्रेन आएगी। इसी तरह ये रिपल्शन जो है ये जब 3 मेंबर्ड अगर होता तो और ज़्यादा आनी थी, तो उस वजह से स्ट्रेन की वजह से रिंग जो है वो ब्रेक कर जाना। लेकिन उसके मुकाबले में अगर 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड होता तो उनमें इतनी स्पेस आ जाती है कि रिपल्शंस उनकी जो आपस में एलिमेंट्स की होनी है वो ओवरकम हो जाती हैं और रिंग जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें भी फिर 2 चॉइस हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग हो जैसा कि ये है, लेकिन उसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्योंकि 5 मेंबर्ड है और कोई उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो 5 में ऑप्टिमम जो है वो डिस्टेंस होता है। अगर ये रिंग साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये CH2 ग्रुप और इसमें ऐड हो जाए, ये 6 मेंबर्ड हो जाए, तो उसमें नुकसान क्या होगा कि ये रिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर जो है वो ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग हो और विद अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि ये 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर हों तो रेजोनेंस की वजह से 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग जो है, अब अगर इसको जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है होगा वो लेस स्टेबल है। तो अगेन इस फैक्टर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं अगेन क्लियर कर दूं कि 3/4 मेंबर्स की निस्बत जो 5 एंड 6 मेंबर वाले रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब 5 मेंबर्ड रिंग्स विद नो डबल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स सिंगल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग विद नो डबल बॉन्ड्स एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। वजह क्या है कि जब हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी और उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरह ये रिंग्स की जो कंडीशन है उसमें आपने ये याद रखना है कि रिंग 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर 5 मेंबर्ड है तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड विद नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर आपका रिंग 6 मेंबर्ड है और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू योर 5 मेंबर्ड रिंग विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उसमें फिर रेजोनेंस जो है वो कम होगी या उसमें कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो कम बनेगी। सो इट इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में ये है कि जितना लिगेंड जो है वो बल्कियर होगा उतना ही वो कॉम्प्लेक्स लेस, लेकिन उसके मुकाबले में अगर 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड होता तो उनमें इतनी स्पेस आ जाती है कि रिपल्शंस उनकी जो आपस में एलिमेंट्स की होनी है वो ओवरकम हो जाती हैं और रिंग जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें भी फिर 2 चॉइस है कि 5 मेंबर्ड रिंग हो जैसा कि ये है, लेकिन उसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्योंकि 5 मेंबर्ड है और कोई उसमें डबल बॉन्ड नहीं है
तो 5 में ऑप्टिमम जो है वो डिस्टेंस होता है। अगर ये रिंग साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये CH2 ग्रुप और इसमें ऐड हो जाए, ये 6 मेंबर्ड हो जाए, तो उसमें नुकसान क्या होगा कि ये रिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर जो है वो ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग हो और विद अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि ये 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर हों तो रेजोनेंस की वजह से 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग जो है, अब अगर इस जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है होगा वो लेस स्टेबल है। तो अगेन इस फैक्टर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं अगेन क्लियर कर दूं कि 3/4 मेंबर्स की निस्बत जो 5 एंड 6 मेंबर वाले रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब 5 मेंबर्ड रिंग्स विद नो डबल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स सिंगल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग विद नो डबल बॉन्ड्स एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। वजह क्या है कि जब हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी और उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरह ये रिंग्स की जो कंडीशन है उसमें आपने ये याद रखना है कि रिंग 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर 5 मेंबर्ड है तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड विद नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर आपका रिंग 6 मेंबर्ड है और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू योर 5 मेंबर्ड रिंग विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उसमें फिर रेजोनेंस जो है वो कम होगी या उसमें कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो कम बनेगी। सो इट इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में ये है कि जितना लिगेंड जो है वो बल्कियर होगा उतना ही वो कॉम्प्लेक्स लेस। देखिए, जब लिगेंड जो है वो बल्कियर होगा उसमें ज़्यादा रिपल्शंस होंगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन आएगी, उस वजह से वो लेस स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ये 8 हाइड्रोक्सीक्यूनोलीन का कॉम्प्लेक्स है विद निकल के साथ, तो अगर हम इसमें मिथाइल ग्रुप ना लगाएं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लाइक 21.8। लेकिन अगर हम इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगा दें तो थोड़ा सा बल्की हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें इस फैक्टर में ये वाला अगर आप देखें कि इथाइलिन डाइअमीन अगर आप सिंपल लेंगे या ट्राई इथाइलिन डाइअमीन अगर आप सिंपल लेंगे तो वो बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्रुप्स आप लगा देंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। सिमिलरली इज़ द केस विद दिस। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल इथाइलिन डाइमीन ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रही है एज़ कम्पेयर टू टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन, तो यहाँ पर भी अगर आप हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा देंगे तो स्ट्रेन आ जाएगी, तो वो लिगेंड जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ द केस कि जितना बल्कियर आपका लिगेंड होगा उतनी ही उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, उतना ही स्टेरिक फैक्ट और स्टेरिक स्टेन आएगी, उतना ही वो कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस स्टेबल होगा। अदर फैक्टर्स में ये वही फैक्टर है जो कि मैंने आपको पहले उसमें डिस्कस किया है कि ये अगर आप देखें कि आल दो आप कहेंगे कि जी कि फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी तो ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा असर हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सिल्वर है इट इज़ अ सॉफ्ट एसिड, तो ये प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस, ठीक है, आयोडाइड, एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स है। तो सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन कोई नहीं हमने ज़हन में रखना, तो हमने ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द मेटल एंड लिगेंड जो है वो इसको भी सामने रखना है। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जो सिल्वर होता है इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो ये कोवलेंट करैक्टर वाले लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वेयर एज यहाँ पर सिल्वर के अंदर कोवलेंट करैक्टर है लेकिन फ्लोराइड के अंदर ज़्यादा आयनिक करैक्टर है, तो ये बॉन्ड जो है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा,
दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस. सो students, this was all about the overall stability और thermodynamic aspect of the complexes. तो अब आपने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी या लिबाइलनेस एंड इनर्टनेस, और सेकंड आपने ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिस्कस कर रही है. उसमें भी हमने सारे फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल एंड लिगेंड जो है वो डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो एमफिल एंड पीएचडी के आपके एडमिशन टेस्ट होते हैं उनमें इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाता. इसमें ज़रूर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जस्ट आपने एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि जब हम लिबाइलनेस एंड इनर्टनेस की बात करेंगे तो हमने ज्योमेट्री को ज़रूर डिस्कस करना है, बिकॉज वहाँ पर अगर ज्योमेट्री चेंज हो जाए तो फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, बिकॉज मैकेनिज़्म जो है वो चेंज हो रहा है. किसी में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, किसी में बॉन्ड मेकिंग हो रही है. लेकिन जब आप सिंपल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फिर आपने जस्ट जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन को जहन में रखना है. तो वो फैक्टर्स जो कि इनको आपस में अट्रैक्ट करेंगे बिटवीन मैटर एंड लिगेंड, दे विल टू फेवर टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी. और जो फैक्टर्स जो हैं वो इनके इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन को कम करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन लेट मी नो, वी शैल डिस्कस इट. एंड आज के लिए बस इतना ही. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.